नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा जाए तो 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस किया। 6th सेंचुरी बीसी के समय जो भारत में द्वितीय नगरीकरण था, ठीक है, उस समय जो है 16 महाजनपदों के बारे में, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों, उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था दोस्तों मगध, जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, साथ ही साथ महत्वाकांक्षी राजाओं के कारण आगे चल करके दोस्तों एक जो है राज्य स्थापित करता है, ठीक है, राज्य। और यही राजा आगे चल करके इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो एक साम्राज्य की नींव डालता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब यहीं से आपकी क्लास शुरू होगी जब हम प्राचीन भारत में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तरीके से साम्राज्य स्थापित होगा। तो साम्राज्य से संबंधित जो है, देखिए, साम्राज्य को चलाने के लिए कई सारी इकाइयां होती है। राजनीतिक इकाई होती है, आर्थिक इकाई होती है, धार्मिक इकाइयां होती हैं, सामाजिक इकाइयां होती हैं। इन सब से जो है एक साम्राज्य चलता है। तो आज से दोस्तों हम जो है बात करेंगे मगध साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित मौर्य साम्राज्य के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य, ठीक है, एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी अपनी जो है, जो कुछ भी इससे संबंधित जो प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को, और साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और स्टार्ट करते सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। देखिए, जब 6वीं शताब्दी के समय में दोस्तों भारत में जो है कुछ बाहरी आक्रमण होते हैं, ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण होता है वो ईरानी आक्रमण होता है, ठीक है, ईरान का आक्रमण होता है। जिसमें से हम बात करें दोस्तों ईरानी आक्रमण में, तो दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम ने भारत में एक सफल ईरानी आक्रमण किया था, ठीक है। दारा प्रथम की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 522 से लेकर के 486 ईस्वी के समय का जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ईस्वी पूर्व का, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारे भारत की धरती पर देखा जाए तो सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था वो ईरानी आक्रमण किया गया था। और दोस्तों किसने सफल आक्रमण किया था, तो दारा प्रथम ने किया था। उसके बाद देखिए यूनानियों ने जो है भारत की धरती पर आक्रमण किया। और यूनानी में से सबसे प्रमुख शासक की बात करें दोस्तों तो कौन था दोस्तों, सिकंदर था, सिकंदर। अगर सिकंदर की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ का शासक था दोस्तों, तो मैसिडोनिया, ठीक है, आज की डेट में यूरोप की एक कंट्री है जिसे मैसिडोनिया नाम है उसको, जिसे हम प्राचीन काल में दोस्तों मकदुनिया कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, मकदुनिया कहते थे। और मकदुनिया का ही शासक थे फिलिप, ठीक है, फिलिप द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय का ही दोस्तों एक महत्वाकांक्षी पुत्र जिसका नाम है सिकंदर, जो कि दुनिया पर विजय करना चाहता था, दुनिया पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। और इसी क्रम में वो अपने साम्राज्य विस्तार, ठीक है, विजय अभियान की तरफ निकलता है। कई सारे क्षेत्रों को जीतते हुए, मध्य एशिया को क्षेत्र को जीतते हुए भारत की तरफ रुख करता है। भारत में देखा जाए दोस्तों वो कब आता है, तो 326 ईस्वी पूर्व के समय आता है। 326 ईस्वी पूर्व के समय वो भारत की धरती पर आता है। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई सिकंदर जो है जब भारत में प्रवेश करता है तो किससे प्रवेश करता है, तो ध्यान रखिएगा वो है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। और कौन सा दर्रा है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, खैबर दर्रा, जो कि वर्तमान में आज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अफगानिस्तान में खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर दर्रे से ये प्रवेश करता है, ठीक है, खैबर दर्रे से ये प्रवेश करता है। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है दोस्तों, चूंकि भारत पर ये आक्रमण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ ही क्षेत्रों को विजित करता है, तो उस समय देखा जाए भारत में देखिए मगध साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों जो वंश था वो कौन सा था दोस्तों, नंद वंश था, ठीक है। कौन सा वंश था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नंद वंश था, ठीक है। और नंद वंश में भी पूछा जाए दोस्तों कौन सा शासक था, तो चूंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था भाई नंद वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है, ठीक है। संस्थापक की बात करें तो महापद्मनंद है, महापद्म, ठीक है, महापद्मनंद है, जिन्होंने, ठीक है, जिसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, ठीक है, अपरशुराम की उपाधि धारण किया था, ठीक है।
और ध्यान रखिएगा इसी वंश का एक शासक था धनानंद, ठीक है, धनानंद, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और देखा जाए तो काफी ज्यादा एक तरीके से अपने जो है प्रजा पर अत्याचार करने वाला ये शासक था, जो है धनानंद का ही दोस्तों शासन था। तो ध्यान रखिएगा जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया उत्तर भारत के क्षेत्र पे, तो उस समय जो है भारत पर शासन करने वाले राजवंशों में से कौन था दोस्तों? धनानंद था, माफ करिएगा नंद वंश। इसी नंद वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि यहाँ पे निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए कथन, दूसरा कारण है। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से वो पराजित नहीं हुआ था क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ ये कारण नहीं था। देखा जाए 2 वर्ष के अभियान के बाद देखा जाए तो उसने जो है माना जाता है कि 325 के करीब जो है वो भारत छोड़ करके चला जाता है 325 ईस्वी के पूर्व। कारण ये था कि इसकी जो सेनाएं थी वो जो है आगे बढ़ने से मना कर देती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत लंबी यात्रा करके वो सेनाएं निकली थी, बहुत लंबे समय तक वो अपने घर परिवार से दूर थी। तो और साथ ही साथ ये भी कहीं कहीं ये भी बात प्रचलित है कि धनानंद जो है वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, उसकी एक विशाल सेना थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सिकंदर की सेना जो है धनानंद की सेना से जो है डर जाती है, और चूंकि इतनी थकी रहती है, क्योंकि सोचिए यूरोप से होते हुए मध्य एशिया के कई सारे क्षेत्रों को जीतते हुए कई वर्षों से वो युद्ध कर रहे थे, तो वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। और जब सेना मना कर देगी दोस्तों तो बताइए नेतृत्वकर्ता कैसे आगे बढ़ेगा? तो यही कारण था कि वो जो है क्या होता है आगे नहीं बढ़ता है और भारत छोड़ करके वो चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें फिर ये क्या है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य तो अभी आया भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो सी होगा। ठीक है, सी होगा। ठीक है, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर जो विजित क्षेत्रों पर अपने उत्तराधिकारियों को यानी कि अपने एक तरीके से सेनापतियों को बहुत सारा क्षेत्र देता है, तो उसी में से एक सेनापति रहेगा दोस्तों। ठीक है, जिससे सिकंदर का युद्ध होगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर उसका नाम रहता है, तो वो आगे चल करके होता है, वो भी देखा जाए 305 ईस्वी के पूर्व के समय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? देखिए, सिकंदर जब भारत के क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर, और जब वो वापस लौटा तो वापस लौटते समय दोस्तों एक राज्य था, ठीक है, अश्वक राज्य था। ठीक है, अश्वक राज्य था दोस्तों, और अश्वक राज्य की जो राजधानी थी वो थी मशक। ठीक है, क्या थी दोस्तों? मशक। तो मशक में दोस्तों क्या होता है कि अब यहाँ पे सिकंदर आक्रमण करता है और यहाँ के जो सभी पुरुषों को वो मार डालता है, और जब सभी पुरुषों की हत्या कर देता है तो उसके बाद वहां की जो महिलाएं रहती हैं उन्होंने शस्त्र जो है शस्त्र को धारण किया और सिकंदर का मुकाबला करते हैं। और कहा जाता है कि सिकंदर ने इन सब महिलाओं को भी, ठीक है, उनका भी हत्या कर देता है। ठीक है, युद्ध के दौरान ये सारी जो है स्त्रियां मारी जाती हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो मशक जो है, मशक की स्त्रियों ने देखा जाए तो सिकंदर के विरुद्ध क्या किया था? शस्त्र धारण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ठीक है, भारत में सिकंदर की सफलता थी या नहीं थी? ठीक है, आप तो देख ही रहे, क्योंकि देखिए सिकंदर की सेना लौट जाती है। अभी बहुत सारी जो है इतिहास में बातें छुपी हुई हैं, इवन अभी बहुत सारी चीजें सर्च की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है कहा जाता है कि सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से क्या बात है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जैसे आज वर्तमान में एक केंद्रीकृत सरकार है, केंद्र है, फिर राज्य है, राज्यों पर नियंत्रण किसका है दोस्तों? एक किसका है? केंद्र का है। लेकिन उस समय देखा जाए कोई भी ऐसी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी जो सारे क्षेत्रों को जो है इकट्ठा करके, ठीक है, इसके विरुद्ध लड़ सके। सभी जो क्षेत्र है वो छोटे छोटे जो है सभी भाग जो थे भारत के वो छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित थे, और वो सब खुद ही आपस में लड़ते रहते थे। और आप खुद सोचो ना, जब आप स्वयं आपस में लड़ोगे तो बाहरी तो इसका फायदा उठाएंगे, पड़ोसी देखिए आपके घर के झगड़ों में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो आपस में लड़ने का एक तरीके से इसको लाभ मिला। इन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों को, जो ये आपसी क्षेत्र में बैठे हुए जो ये आपसी जो वो थे
जो ये साम्राज्य थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे और इसी संघर्ष का फायदा उठाया किससे दोस्तों, इन विदेशी आक्रमणकारियों ने, और भारत की धरती पर एक के बाद एक करके आक्रमण किया। तो कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये बात तो सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ठीक है, हाँ भाई उसकी फौज बेहतर थी, काफी लंबे समय तक वो युद्ध कर रहे थे, कई सारे क्षेत्रों को जीते थे, इवन ईरान को भी जीत लिया था दोस्तों इसने। वही देखा जाए उसके देशद्रोही शासकों ने से सहायता मिली। देखिए भारत की धरती पर जो है कई ऐसे देशद्रोही शासक हुए जिन्होंने इन विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया, जिसमें से देखिए सबसे पहला कहा जाता है, सबसे पहला जो देशद्रोही, भारत की धरती का सबसे पहला जो देशद्रोही माना जाता है दोस्तों, वो तत्कालीन समय का तक्षशिला का शासक था, ठीक है, तक्षशिला का शासक था आम्भी, ठीक है, आम्भी ने क्या किया था, बिना युद्ध करे ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, सिकंदर अन्य क्षेत्रों को जीते, अन्य राज्यों को जीते, इसके लिए दोस्तों आम्भी ने सिकंदर का साथ दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास का प्रथम जो है देशद्रोही शासक कौन था दोस्तों, आम्भी था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है, वो एक अच्छा प्रशासक था, ये हम नहीं कह सकते दोस्तों, वो एक अच्छा प्रशासक था। अच्छा प्रशासक होता दोस्तों तो शायद उसकी सेना वापस नहीं लौटती, आगे चलती। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। जब यहाँ सिकंदर जो है दोस्तों आगे बढ़ता है, ठीक है, सिकंदर की बात करें दोस्तों तो जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पे जो है वो सिंध नदी पार करते हुए झेलम नदी की तरफ जाता है, ठीक है, झेलम नदी। झेलम और चेनाब के बीच का एक क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र था, ठीक है, जिसको हम बात करते, जहां पे एक शासक था दोस्तों जिसका नाम था पोरस, ठीक है, पोरस, जिसको हम पुरु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है झेलम नदी के तट पर, ठीक है, झेलम नदी के तट पे, ये जो झेलम नदी है दोस्तों, जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे पोरस ने जो है झेलम नदी के तट पे 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का सामना किया, ठीक है, और सिकंदर और, ठीक है, पुरु के बीच में, पोरस के बीच में युद्ध होता है, जिसको हम पोरस का युद्ध कहते हैं, या फिर इसी को हम झेलम का युद्ध कहते हैं दोस्तों। और चूंकि झेलम का प्राचीन नाम वैदिक संस्कृति में देखिए आपको झेलम को क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था, इसलिए वितस्ता का युद्ध था। और यूनानी जो इतिहासकार है दोस्तों वो झेलम को हाइडेस्पीस कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, हाइडेस्पीस के नाम से जानते हैं, हाइडेस्पीस के नाम से जानते हैं, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में, ठीक है, सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहादुरी से पोरस से लड़ा, लेकिन फिर भी पोरस जो है हार जाता है। और जो है सिकंदर की सेना जब पोरस को सिकंदर के सामने लेके जाती है तो पूछा जाता है, सिकंदर पूछता है दोस्तों कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या किया जाए तुम्हारे साथ। तो पोरस बोलते हैं कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। इस प्रश्न के उत्तर से सिकंदर इतना ज्यादा प्रभावित होता है, इतना ज्यादा खुश होता है कि वो पोरस को उसके द्वारा जो जीते गए सारे विजित क्षेत्र थे, जो पोरस के क्षेत्र थे, वो उसको वापस कर देता है और बोलता है कि तुम अब अपने क्षेत्रों में शासन करो। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बहादुरी से लड़ने वाला जो शासक था दोस्तों वो कौन था, पोरस था, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीज समझ में आई आपको। चलिए कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। देखिए जब सिकंदर भारत पर, या फिर सिकंदर जब युद्ध अभियान की तरफ निकलता है, ठीक है, विजय करने के क्षेत्र जो है विजय के लिए निकलता है, तो बहुत सारे जो है उसके साथ कई जो है इतिहासकार रहते हैं, कई वैद्य रहते हैं और कई जो है उसके सेनापति लोग रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे इतिहासकार रहते हैं। इसमें से अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन था जो इसमें शामिल नहीं था, क्या निर्याकस था? बिल्कुल भाई, निर्याकस क्यों नहीं था। निर्याकस की दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये जल सेना का प्रमुख था, ठीक है, जो सिकंदर की जल सेना थी। क्योंकि ध्यान रखिए दोस्तों, सिकंदर ने ना सिर्फ थल से यानी कि ना सिर्फ जमीन से आक्रमण किया था, बल्कि उसकी नौसेना भी थी और नौसेना से भी उसने आक्रमण किया था। तो जल सेना का जो प्रमुख था दोस्तों, जो जल सेना का सेनापति था सिकंदर का, वो था निर्याकस, ठीक है। वही क्या है दोस्तों, आनेसिक्रिटस की अगर दोस्तों बात किया जाए, ये कौन था दोस्तों, तो ये जो है सिकंदर का जीवनी लेखक था। जो सिकंदर है उसकी जो बायोग्राफी लिखने का काम किया था दोस्तों, ठीक है, कौन था, सिकंदर का जीवनी लेखक दोस्तों कौन था, ये था दोस्तों आनेसिक्रिटस। डायमेकस नहीं। यहाँ पे अरिस्टिबुलस की दोस्तों बात किया जाए तो अरिस्टिबुलस की बात करें दोस्तों तो सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े थे,
तो युद्ध का इतिहास लिखने का, युद्धों का इतिहास, ठीक है, युद्धों का इतिहास लिखने का जो काम किया था वो अरिस्टोबुलस ने किया था। तो तरीके से कौन नहीं आया था भारत दोस्तों, तो डायमेकस। तो भाई डायमेकस कौन था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भारत में मौर्य सत्ता स्थापित हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र रहता है दोस्तों बिंदुसार, ठीक है, कौन दोस्तों, बिंदुसार। तो बिंदुसार के समय में दोस्तों डायमेकस जो है आता है, और डायमेकस था कौन दोस्तों, तो ये सीरिया के जो है शासक, सीरिया का राजा है दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, सीरिया का राजा है जिसका नाम है, बात करें तो एंटियोकस, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, एंटियोकस। तो यहाँ पे जैसे अभी भी आप देखते हैं ना, एम्बेसडर जाते हैं एक से कंट्री से दूसरे कंट्री को जाते हैं, देखिए अभी बीच में बहुत सारे जो है कनाडा में जो एम्बेसडर थे, बहुत न्यूज में थे, देखा होगा आपने। तो इसी तरह उस समय भी जो है राजदूत जाते थे, एक देश के राजदूत दूसरे देश के दरबार में जाते थे, राजा के दरबार में जाते थे। तो उसी समय देखा जाए जब बिंदुसार जब शासक था, तो सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस ने, उन्होंने अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और उस राजदूत का नाम क्या था दोस्तों, डायमेकस था। और इसी डायमेकस से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, क्या क्या मांगी थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अंगूरी शराब मांगी थी, अंजीर मांगा था, और दार्शनिक मांगा था। बाकी चीजें तो दे दिया था, दार्शनिक नहीं भेजा था, क्योंकि एंटियोकस ने बोला कि भाई सीरिया में दार्शनिक भेजने का प्रचलन नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, भाई किसके द्वारा, देखिए भारत में जो प्रथम साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। बात करें किसको हरा करके, तो नंद वंश के, ठीक है, नंद वंश के जो अंतिम शासक है दोस्तों, नंद वंश के जो अंतिम शासक है धनानंद को पराजित करके, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की धरती पर प्रथम साम्राज्य की स्थापना किया था। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य का समय क्या था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 185 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। बृहदत्त जो था इसका अंतिम शासक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, देखिए जो सबसे पुराना राजवंश वही आ गया, जो सबसे पहला साम्राज्य होगा वही सबसे पुराना राजवंश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश जो है ये सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो, ठीक है, मौर्य वंश का भी हमने समय बताया कब से कब तक था, 322 से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक का समय था, ठीक है, मौर्य वंश, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस ग्रंथ से में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जिसके ग्रंथ में पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो किसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, भास है, ठीक है। भास के हम लोग बारे में बात किया था ना कि इन्होंने क्या लिखा था, स्वप्न वासुदत्ता भास ने रचित किया था, सुद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, ठीक है, सी है विशाखदत्त। देखिए विशाखदत्त जो थे दोस्तों ये गुप्त काल में थे, और इन्होंने जो है एक किताब की रचना की थी जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस किताब की रचना की थी। और इसी मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त ने ये बताया कि भाई किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध की धरती पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सारी बात जो है मुद्रा राक्षस में बताई गई है, और भी बहुत सारी बातें की गई हैं मुद्रा राक्षस में। ध्यान रखिएगा मौर्य वंश के बारे में बहुत सारे जो है स्रोत हैं, जैसे कि कई सारे अभिलेखीय साक्ष्य हैं, कई सारे देखा जाए जो साहित्य जो है यहाँ पे स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में भी देखेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, इन सब से जो है मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। इसी तरीके से अगर हम कुछ और भी स्रोत देखें जिसे हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो चाणक्य की अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलता है। कुछ और भी देखिए साहित्य जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कथा सरित सागर है, ठीक है, कथा सरित सागर है, भाई ये किसने लिखा है, तो सामदेव ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने लिखा है, सोमदेव ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, सोमदेव ने लिखा है। और किस पे पूछा जाता है भाई, और किस पे बात होती है, हमें जानकारी मिलती है चंद्र यहाँ पे मौर्य वंश की, तो हम देखेंगे वृहद कथा मंजरी से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, किससे मिलती है, वृहद जो है कथा मंजरी से हमें जानकारी मिलती है। वृहद कथा मंजरी ने किसे लिखा, तो क्षेमेंद्र ने लिखा था वृहद कथा मंजरी। और कोई है ऐसा, चलिए आप लोग भी कुछ बताइए
जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, कुछ आप लोग भी बताया करिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य, महाभाष्य जो कि पतंजलि की है, और पतंजलि ये महाभाष्य जो है पतंजलि की है, और ये अष्टाध्यायी पे टीका है दोस्तों। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, ठीक है, ये पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि किसके दरबार में थे, महापद्मनंद जी के दरबार में थे। ये भी एग्जाम में पूछा है आपके, महापद्मनंद जी के दरबार में थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। पहले ही आंसर पे आते हैं, देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए दोस्तों, यूनानी जो लेखक है जस्टिन ने, ठीक है, सेंड्रोकोटस कहा है दोस्तों। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो और भी लेखकों के द्वारा, और किसने दोस्तों सेंड्रोकोटस कहा है, तो स्ट्रैबो ने भी कहा है, ध्यान रखिएगा, और भी पूछ सकता है। स्ट्रैबो ने कहा है दोस्तों, स्ट्रैबो ने कहा है। मेगास्थनीज ने भी कहा है दोस्तों, जिसकी पुस्तक है इंडिका, उसने भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, मेगास्थनीज ने भी कहा है, ठीक है। और किसने कहा है दोस्तों, जस्टिन ने कहा है, जस्टिन की बात आ गई, स्ट्रैबो ने। और देखा जाए यहाँ पे जो एरियन और प्लूटार्क की बात करें दोस्तों, एरियन और प्लूटार्क की बात करें तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोक्रोटस कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड्रोकोटस कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वही बात करें दोस्तों, एक और था फिलास, ठीक है, ये सब जो है यूरोपीय, यहाँ पे यूनान के जो है वैज्ञानिक हैं, माफ करिएगा, ये लोग इतिहासकार हैं, फिलार्कस है, और इससे देखा जाए क्या क्या है, तो सेंडोकोटस का है, ठीक है, सेंडोकोटस कहा है। और देखा जाए इन सब नामों से, यानी कि सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है, किसने किया है दोस्तों, तो इतिहासकार है दोस्तों विलियम्स जोन्स ने। ये भी आपसे पूछा जाता है, विलियम्स जोन्स ने जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से की है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है, एग्जाम देखिए प्रश्न आ गया, जो अभी मैंने बताया कि विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से किया है, ठीक है। चलिए निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, किसने किया है दोस्तों, जो सेंड्रोकोटस बोलता होगा चंद्रगुप्त मौर्य को, उसी ने किया होगा। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पे मेगास्थनीज बोलता था, स्ट्रैबो बोलता था, जस्टिन बोलता था, क्या यहाँ पे प्लिनी था दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं भाई, इसका करेक्ट आंसर है जस्टिन। तो जस्टिन ने ये बताया था कि उसने ये लिखा है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की अभी मुलाकात, भेंट हुई थी सेंड्रोकोटस से, ऐसा लिखा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। यहाँ पे जो है ये यूनानी लेखों में ऐसी बात की गई है। अगला है कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे, अशोक के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, या राजा जनक के थे? पहला तो होगा नहीं दोस्तों कौटिल्य, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, प्रतापी शासक था। अशोक नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौटिल्य जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, विभिन्न नामों से इनको जाना जाता है, चाणक्य, ठीक है। फिर इन्हें किन नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछता है, एक एक लाइन जो मैं बता रही हूँ, एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य, और कौटिल्य की ही सहायता से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किया था, कौटिल्य, ठीक है। अगर और ये विष्णुगुप्त जो है दोस्तों इनके बचपन का नाम था, ठीक है, बचपन का नाम था कौटिल्य के, ठीक है, बचपन का नाम था। और यहाँ पे हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, किसकी रचना की थी दोस्तों, तो राजनीति पर आधारित एक किताब है जिसके नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अर्थशास्त्र है तो अर्थ यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है, रचना किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? देखिए अभी वो प्रश्न अभी मैंने बताया, चाणक्य को जो है उनको बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए आ गया ना, किस विषय पर आधारित है, तो आर्थिक संबंध पे तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक संबंध पे शासन के सिद्धांत अभ्यास भी नहीं है,
राजनीति यहाँ पे उपयुक्त जो है दोस्तों कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अर्थशास्त्र की दोस्तों बात करें तो ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, ठीक है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और इसकी बात करें दोस्तों, इसकी भाषा क्या थी दोस्तों, भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ठीक है, भाषा संस्कृत थी। एग्जाम में देखिए पूछा जाता है कि किसमें इसमें कितना अध्याय था, कितने श्लोक थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें 6000 श्लोक थे, ठीक है, 6000 श्लोक थे। कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए रहा करिए दोस्तों, ठीक है। 1080 प्रकरण, माफ करिएगा 180 प्रकरण थे, ठीक है, 80 प्रकरण थे। अगर हम बात करें इसमें कि यहाँ पे जो है अध्याय की बात करें तो कितने अध्याय थे, 141 अध्याय थे, ठीक है, 141 अध्याय थे। और क्या था दोस्तों इसमें 15 जो था वो अधिकरण था, ये ध्यान रखिएगा, 15 अधिकरण था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चंपू शैली में लिखी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था, चंपू शैली में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। और यहाँ पे जो है ये किस पर आधारित है, तो ठीक है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वैसे तो इसमें जो है आयोग ने इसका आंसर दोस्तों जो माना था उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शासन के जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, यानी कि शासन के सिद्धांत पर, ठीक है, ये आधारित है, ठीक है, शासन राजनीति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग कौन सा है। देखिए कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। इन 7 अंगों से ही एक राजा अपने साम्राज्य को चलाता है। 7 अंग यानी कि राज्य के 7 अंग, ठीक है, राज्य के 7 अंग। और ध्यान रखिएगा ये इन 7 अंगों को क्रम से पूछता है, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा 7 ये जो है, और इसका उल्लेख कहाँ हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा सप्तांग सिद्धांत का, तो ये अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया कि एक राजा को अपने साम्राज्य को चलाने के लिए 7 अंगों की जरूरत पड़ती है। और ये 7 रंग कौन है, ये राज्य के जो 7 अंग है वो सबसे पहले तो राजा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा राजा होगा, ठीक है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो राजा को सहायता करने के लिए यानी कि उसको सलाह देने के लिए अमात्य होगा, ठीक है, अमात्य होगा। फिर भाई राजा जिस पे शासन करेगा किस पे करेगा, भाई जनपद होना चाहिए, भाई जनपद भी होना चाहिए। राजा फिर क्या करेगा दोस्तों, जनपद है तो उनकी रक्षा करने के लिए भाई एक दुर्ग का भी निर्माण करवाएगा, ठीक है, ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से अपने जनपद की रक्षा कर सके। और इन सब की देखरेख करने के लिए उसके पास एक अर्थी जो है राजकोष होना चाहिए उसके पास। फिर वो बोलते हैं कि राजकोष होना चाहिए, फिर दंड भी देने की प्रथा होनी चाहिए ताकि साम्राज्य में नियम कायदा कानून बचा रहे। और 7वां अंग जो है दोस्तों वो मित्र होना चाहिए, जो राजा को, ठीक है, युद्ध के समय में, ठीक है, सही और गलत का निर्णय लेने से बता सके। राजा जो है अच्छे बुरे में जो है मित्र के साथ जो है एक तरीके से क्या कर सके, मित्र जो है क्या करता है, आपको आपके अच्छे बुरे में आपका साथ देता है, सही और गलत की पहचान कराता है। तो मित्र जो है, मित्र को 7वां अंग माना है दोस्तों किसने, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में। तो मित्र जो है ये है। और ध्यान रखिएगा ये क्रम आपको पता होना चाहिए जो भी मैंने आपको बताया। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। देखिए पुनः आ गया, तो ध्यान रखिएगा राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। करेक्ट आंसर इज बी है, ठीक है। अगला है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जा सकती है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जा सकती है, ठीक है। अगला है, किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था। डेमिकस दोस्तों कौन था, ये सीरिया का शासक था। अभी हमने बात किया डेमिकस के बारे में दोस्तों, सीरिया का शासक था दोस्तों जिसका नाम था एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस, सीरिया का शासक था एंटियोकस। और ध्यान रखिएगा डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगस्थनीज जो आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पे जो है मेगस्थनीज के बाद, ठीक है, डायमेकस जो है, ध्यान रखिएगा पहला जो था मेगस्थनीज जो था ये पहला राजदूत था जो नियुक्त किया गया था। और मेगस्थनीज के बाद जो है दूसरा राजदूत जो था वो था डायमेकस, जो कि चंद्रगुप्त यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था।
इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, जब बिंदुसार, चूंकि बिंदुसार का पुत्र है दोस्तों अशोक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार का ये पुत्र है अशोक। और जब बिंदुसार राजा था तो अशोक जो था वो अवंती उज्जैन का था, गवर्नर था, ठीक है, उज्जैन। देखिए, अवंती के बारे में आप लोगों ने 16 महाजनपद पढ़ा था ना, जिसकी उत्तरी जो है अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ठीक है, और यहाँ पे जो है दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। और इसी उज्जैन का गवर्नर दोस्तों कौन था? दोस्तों अशोक था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो ठीक है, उज्जैन का था। और उज्जैन को इसने जो अवंती को जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, वो विश्वघोष की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्वघोष की समंत पासादिका से मिलती है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था दोस्तों? चंद्रगुप्त महल जो है जो महल था, ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, किसका बना था दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें तो ये लकड़ी का बना हुआ महल था, ठीक है, लकड़ी का महल था, ठीक है। अगला है, किस प्राचीन नगर के अवशेष, ठीक है, कुग्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जिसे अब हम पटना के नाम से जानते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। और पटना के समीप ध्यान रखिएगा क्षेत्र था बुलंदी बाग, ठीक है, बुलंदी बाग, ठीक है, बुलंदी बाग था। और जो वहां से जो है नगर परकोटा के साक्ष्य मिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगर परकोटा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, नगर पर कोटा के साक्ष्य। और वही देखा जाए दोस्तों, और यहाँ पे जो है बात करें जो है कुग्रहार की, जिसे हम कुम्हार की गुफा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुम्हार भी कहते हैं। और यहाँ से जो है 80 स्तंभ, ठीक है, 80 स्तंभ का, ठीक है, क्या मिला है हमें? महल मिला है, ठीक है, 80 स्तंभ वाला, पिलर वाला जो है हमें राज प्रसाद मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज प्रसाद जिसे महल कह सकते हैं, 80 पिलर लगे हुए थे, ठीक है, वहां। और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कोई कहा जाए कि अगर ये प्रकाश में लाया कौन इनको, तो ये है दोस्तों महोदय स्पूनर महोदय, ठीक है, स्पूनर महोदय ने जो है इसको प्रकाश में लाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ था दोस्तों? अभी मैंने आपको बता दिया, पाटलिपुत्र में था, ठीक है, पाटलिपुत्र में। करेक्ट आंसर इज बी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने किया था दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय अभियानों की बात करें दोस्तों, तो इससे जो सबसे पहला आक्रमण किया था दोस्तों, जब ये शासक नहीं था, तो मगध पर आक्रमण किया था, लेकिन मगध पर क्या हो गया था, ये सफल नहीं हो पाया। पहला जो इसका आक्रमण था वो असफल था, ठीक है, योजनाएं सही नहीं बनी थी। उसके बाद देखा जाए, बाद में इसने आक्रमण किया पंजाब पर, मगध पे, फिर धीरे धीरे ये क्षेत्रों को इसने जीत लिया, ठीक है। इसके बाद देखा जाए दोस्तों, ये आगे बढ़ता है और कहा जाता है दक्षिण की तरफ बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो अभी हमने बात किया मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है दोस्तों, मुद्रा राक्षस में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीत लिया था, ठीक है, पूरे भारत पे अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्लूटार्क जो यूनानी लेखक है दोस्तों, ठीक है, जिनका नाम है प्लूटार्क और जस्टिन, ठीक है, जस्टिन, प्लूटार्क और जस्टिन ने तो ये कहा कि इसने जो है संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसने भी जो है यहाँ पे मुद्रा राक्षस ने ये बोला कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था। और प्लूटार्क और जस्टिस ने ये बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीत लिया था, ठीक है। और यही हमें बताता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले दक्कन की विजय की थी, ठीक है, दक्कन की विजय की थी। अगला है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो किस शासक ने जीता था यहाँ पे दोस्तों? अभी हमने बात किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो यहाँ पे देखिए, कलिंग शिलालेख है, अशोक का गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर अशोक का सौपारा अभिलेख है। टीचर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। करेक्ट आंसर इस जो है सी है। देखिए, अगर हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की दोस्तों बात करें, ठीक है, इसी से हमें ये पता चलता है कि भाई जो पश्चिम भारत पे भी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। किससे पता चलता है दोस्तों? देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो उस समय जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है
जो जूनागढ़ क्षेत्र है दोस्तों, जूनागढ़ में ठीक है गवर्नर हुआ करता था पुष्य वैश्य। ठीक है, यहाँ पे जो है पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, उसने जो है, जो कि किसके यहाँ पे जो है ये सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है, ठीक है, किसका गवर्नर था दोस्तों? सौराष्ट्र का ये गवर्नर था। और इसी ने देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे, ठीक है, सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पे था। अगर हम बात कर लेते दोस्तों सुदर्शन झील के बारे में, और ये जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का नाम लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो उल्लेख हमें चंद्रगुप्त मौर्य का मिल गया। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था उसने क्या किया भाई? सुदर्शन झील का निर्माण किया। आगे चल करके जब चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र यानी कि पोता जब अशोक आता है, तो उस समय जो है सौराष्ट्र का दोस्तों जो गवर्नर रहता है वो रहता है तुषाप। ठीक है, कौन रहता है? तुषाप। उसने भी जो क्या किया है, ये जो सुदर्शन झील है उस पर एक बांध का निर्माण करवाता है। तो इसका भी उल्लेख मिलता है। आगे चल करके जब ये शक शासक है दोस्तों रुद्रदामन, ये भी आता है। तो इसने जो है इसी जो है सुदर्शन झील में क्या करवाया था दोस्तों? क्या करवाया था? बांध का निर्माण करवाया था। और इसके समय जो गवर्नर था ये भी पूछा जाता है सुविशाख था, सुविशाख था। और फिर आगे चल करके जब गुप्त काल आता है, उत्तर भारत में बहुत सारे क्षेत्रों पर जब गुप्त साम्राज्य का विस्तार होता है, तो उसी का एक शासक है दोस्तों स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने भी क्या किया था दोस्तों? बांध की मरम्मत करवाई थी जो अभी तक का बनाया गया था। और उसके समय का जो राज्यपाल की बात करें तो परदत्त था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का उल्लेख है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और ठीक है रुद्रदामन। तो इन 4 शासकों का उल्लेख है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनके समय में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था। ठीक है, सुदर्शन झील याद रखिएगा। और यहाँ पे मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि इससे संबंधित अब कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, ठीक है, कौन? सिकंदर, सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, जब सिकंदर जो है जब यहाँ के क्षेत्रों को जीत करके जा रहा था, तो कुछ सेनापतियों को जो है अपने जो विजित क्षेत्रों का शासक बना के चला गया था। उसी में एक था सेलुकस। सेलुकस दोस्तों जो कि सीरिया का उस समय शासक था दोस्तों, सेलुकस सीरिया का शासक था। वो क्या हुआ, उसको अचानक से ख्याल आता है कि भैया हमारे जो साहब जी थे जो छोड़ के गए थे हमारा एक तरीके से विरासत, उनके कुछ अधूरे सपने थे, चलो उसको पूरा करते हैं। अधूरा सपना क्या था? भारत की विजय। भारत की विजय करने के क्रम में वो भारत की तरफ बढ़ता है। और भारत पर उस समय शासन किसका था दोस्तों? मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का। और जब वो भारत की तरफ बढ़ता है तो पश्चिमी क्षेत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सेलुकस से होता है दोस्तों। कब होता है? तो ये 305 ईस्वी में होता है। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में क्या होता है? इनका आमना सामना होता है और सेलुकस निकेटर हार जाता है। और हारता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हरा दिया था। और बदले में सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। और उसी समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेलुकस ने किसको राजदूत नियुक्त किया? मेगास्थनीज को। यही मेगास्थनीज जो भारत के ऊपर एक ठीक है इंडिका बुक लिखी थी। इंडिका बुक आज अपने वर्तमान मूल स्वरूप में नहीं है, लेकिन जिन इतिहासकारों ने इंडिका को पढ़ा था उन्हीं से एक तरीके से उन्हीं के जो सारी चीजें इकट्ठी करके इसकी रचना की गई थी, जो हमें बहुत सारी जानकारी तत्कालीन समय के बारे में इंडिका देती है। ठीक है, अगला है किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? भाई कौन था? कौन हमारे देखा जाए इतिहास में कौन सा ऐसा शासक था जिसने एक युद्ध से व्यथित होकर के इतना दुखी होता है कि उसने क्या किया था दोस्तों? युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति को अपना लिया था। ठीक है, और फिर अपने प्राणियों की सेवा में लग गया था। वो कौन सा ऐसा शासक था दोस्तों? वो था अशोक। ठीक है, अशोक कहा जाता है दोस्तों। अशोक जो हमारे अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों, अशोक के 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग विजय का हमें उल्लेख मिलता है, कई बार एग्जाम में आया। और कलिंग विजय की दोस्तों जब कलिंग विजय करता है अशोक, और उस समय जितने लोगों को मरे हुए देखता है और काफी लोग जो अपने क्षेत्रों को घरों को छोड़ करके विवश होते हैं दूसरे क्षेत्रों में जाने की, उनकी दशा देख करके इतना दुखी होता है कि कहा जाता है कि वही उसकी अंतिम जो है पहली और अंतिम जो है युद्ध रहता है। और उसके बाद उसने युद्ध नीति को छोड़ करके ध्यान रखेगा धम्म नीति को अपनाया और किससे अपने साम्राज्य को आधार रखा राजधर्म की स्थापना की। कैसे राजधर्म की? जहां सहिष्णुता होगी, अन्य धर्मों के प्रति प्रेम होगा, उदारता होगी, करुणा होगी, दया होगी। ठीक है, ये इस तरह का जो है साम्राज्य चलाया किसने? अशोक ने। इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अशोक को महान। चलिए अगला है
निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन सा क्षेत्र नहीं था दोस्तों? ये श्रीलंका नहीं था। ठीक है, श्रीलंका नहीं था अशोक के साम्राज्य में। बाकी देखा जाए तो अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। ये सारे जो क्षेत्र हैं अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख मिला है? तो देखा जाए कौन सा उल्लेख था दोस्तों? देखिए, अशोक के अभिलेखों की दोस्तों बात करें तो अशोक के अभिलेख जो थे वो 3 भागों में बटे थे। ठीक है, 3 भागों में बटे थे। एक तो था दोस्तों शिलालेख था, जो पत्थरों पे लिखा गया था। ठीक है, शिला मतलब पत्थर। दूसरा स्तंभ जो पिलर पे लिखे गए थे, और दूसरा गुहा जो गुफाओं में लिखे गए थे। शिलालेख की दोस्तों बात करें तो ये हमें 14 शिलालेख मिले हैं, 8 स्थानों पे मिले हैं। ठीक है, 8 स्थानों पे मिले हैं। और स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो है 7 स्तंभ लेख मिले। उसी शिलालेख में से एक शिलालेख है दोस्तों जिसकी हम बात करें तो कौन सा शिलालेख है? द्वितीय शिलालेख है। ठीक है, द्वितीय मुख्य जो शिलालेख है उसमें जो है बात किया गया दक्षिण भारतीय राजाओं की। इन दक्षिण भारतीय राजाओं यानी कि इसमें उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे सीमांत राजाओं की बात किया गया है। जो सीमांत यानी कि जहां पे अशोक की सीमा का अंत होता है उससे लगे हुए राज्यों की, ठीक है, व्याख्या, उल्लेख। तो सीमांत राजाओं कौन कौन से दोस्तों? ये चेर थे, ठीक है, चोल थे, ठीक है, पांड्य थे, चोर चेल पांड्य ये राज्य थे। और अगर हम बात करें और कौन से थे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो है सतीय पुत्र थे, सतीय पुत्र थे, ध्यान रखिएगा, सतीय पुत्र थे। और साथ ही साथ देखा जाए श्रीलंका भी था, जिसे हम उस समय ताम्रपाड़ी कहते थे। ठीक है, इसी को हम ताम्रपाड़ी कहते थे। और भी बात की गई दोस्तों, इसमें देखा जाए द्वितीय शिलालेख में इसके जो है करुणा की भावनाओं के बारे में लिखा गया। इसमें यह लिखा गया है कि इसमें जो है किस तरीके से मनुष्यों की सेवा करने के लिए, पशुओं की सेवा करने के लिए इसने चिकित्सा बनाने का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। चिकित्सालय यानी कि अस्पताल बनाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ दवाओं के लिए जो है जड़ी बूटी के बारे में इसमें जो है व्याख्या की गई है। ठीक है, ये जो है द्वितीय शिलालेख है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। देखिए, अभी हमने बताया कि जो है अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि अशोक जो है क्या करेगा? मनुष्यों की देखरेख करने के लिए, पशु पक्षियों की देखरेख करने के लिए अस्पताल बनवाएगा। जड़ी बूटियों के बारे में बात किया गया, तो ये अशोक का द्वितीय शिलालेख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अशोक ने यहाँ पे बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है दोस्तों? देखिए, अशोक सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है अशोक प्रारंभ में क्या था। दोस्तों, अशोक जो है ना कलिंग विजय के पहले शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म की पूजा करता था। शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था दोस्तों झेलम नदी पे। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण करवाया इसने। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों डल झील के पास, माफ करिएगा, डल झील के पास इसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इससे ये पता चलता है कि अशोक जो है कलिंग विजय के पहले शैव धर्म को मानता था। और वहीं अगर हम बात करें इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन फिर भी ये जो है हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं छोड़ा था। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक के अभिलेखों में इसे देव नाम प्रिय दर्शी के नाम से पुकारा गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो ये जो है हमें बताता है कि अशोक जो है क्या है, एक तरीके से बौद्ध होते हुए भी क्या किया था? हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई अशोक का टाइम पीरियड क्या था, अशोक कब से कब तक शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा। अशोक 273 से, लेकिन राज्याभिषेक 269 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। राजगद्दी प्राप्त करने के 4 साल बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था। 273 से लेकर के, ठीक है, 232 तक इसने शासन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 232 तक। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यपाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? किस स्रोत से हमें पता चलता है कि अशोक के राज्यकाल में, ठीक है, राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? किस स्रोत से पता चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे 2 और 3, यानी कि महावंश, ठीक है, और दीपवंश। महावंश और दीपवंश दोस्तों ये सिंघली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंघली अनुश्रुतियां है। सिंघली यानी कि श्रीलंका को पहले श्रृंगली बोला जाता था। श्रृंगली अनुश्रुतियां हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अनुश्रुतियां, इसी में कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासन काल के तीसरे वंश में, ठीक है, पुष्य, यहाँ पे ध्यान, मोगली पुत्र तिष्य के साथी के अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में इसने अपना क्या करवाया था? तीसरा जो है बौद्ध संगीति करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन सा मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था?
तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, जैन धर्म को मानते थे। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था। बिंदुसार की बात करें दोस्तों तो ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है, आजीवक। और दशरथ, तो एक तरीके से दशरथ जो पौत्र था अशोक का वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, 2 और 4, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, डी है, ठीक है। रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे दोस्तों, मौर्य शासन के ये अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, रज्जुक जो थे वो मौर्य शासन के अधिकारी थे। और कहा जाता है दोस्तों अशोक जो है जब शासक बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रज्जुक जो थे मौर्य शासन के अधिकारी थे। और जब अशोक जो है वो अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जो है वो रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। रज्जुकों की बात करें दोस्तों तो ये ग्रामीण क्षेत्र का क्या करते थे, देखभाल करते थे, ग्रामीण क्षेत्र का ये देखभाल करते थे, ठीक है। और क्या करते थे दोस्तों, ये कर का संग्रह करते थे, ठीक है, एक तरीके से कलेक्टर भी थे, कर का संग्रह करते थे दोस्तों, ठीक है। और क्या करते थे दोस्तों, तो ये न्यायिक शक्तियां से युक्त अधिकारी थे, न्याय का भी काम करते थे, न्यायिक शक्तियों से युक्त अधिकारी थे ये, ठीक है, रज्जुक थे। चलिए अगले प्रश्न की, सार्थवा किसे कहा जाता था। तो ये देखा जाए सार्थवा भी दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, और जो व्यापारी हुआ करते थे व्यापारियों के काफिले को, ठीक है, सार्थवा कहा जाता था। करेक्ट आंसर इस बी है। तो व्यापारी के जो है व्यापारियों के काफिले को सार्थवा कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है, ये अग्रहारिक है, युक्त है। देखिए युक्त की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा मौर्य शासन का अधिकारी है, ठीक है। और ये देखा जाए युक्त की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है ये क्या कार्य करता था, तो एक तरीके से केंद्र और स्थानीय शासन, ठीक है, केंद्र और ठीक है स्थानीय शासन के बीच ही कड़ी था, ठीक है, युक्त जो था। और ये कार्य क्या करता था दोस्तों, तो ये क्या करता था, लेखाकार करता था, जो लेख होता था लेखाकार होता था। और ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो राजस्व वसूली का कार्य ये भी करता था, ठीक है, राजस्व वसूल करता था, राजस्व वसूल करता था। प्रादेशिक क्या होता था दोस्तों, प्रादेशिक की दोस्तों बात किया जाए तो प्रादेशिक जिला अधिकारी होता था, ठीक है, जिला अधिकारी होता था एक तरीके से प्रादेशिक। और यहाँ पे जो है जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है दोस्तों इसमें इसको प्रतिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रतिष्ठा, तो ध्यान रखिएगा ये भी। और ये क्या करता था, ये मंडल का प्रधान होता था, ठीक है, मंडल जो होता था मंडल का ये प्रधान होता था, ठीक है, मंडल का प्रधान होता था, मंडल का ये प्रधान होता था। और ये न्याय का कार्य भी करता था, ठीक है, न्याय का कार्य भी ये करता था। और रज्जुक के बारे में बात हो गई तो अग्रहारिक जो होता था वो जो है प्रशासन का भाग नहीं था। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो वो ध्यान रखिएगा अशोक ने करवाया था सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ दोस्तों क्यों फेमस है आपको हमने बताया था। सारनाथ में जो है ध्यान रखिएगा ये वाराणसी में है सारनाथ। और महात्मा बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया दोस्तों वो कहाँ दिया, सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश, जिसे हमने, ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम जो बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में किया गया था। प्रथम वर्षावास भी महात्मा बुद्ध ने जो है सारनाथ में बिताया था, प्रथम वर्षावास भी सारनाथ में बिताया था। और साथ ही साथ अशोक स्तंभ का निर्माण भी, अशोक ने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी यही करवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, अमरावती, भरहुत, सांची या फिर सारनाथ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों सांची का स्तूप, सांची के स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जो है मध्य प्रदेश में है दोस्तों। सांची का स्तूप की बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहाँ है, रायसेन जिले में है, विदिशा के पास रायसेन जिले में है, ठीक है। यहाँ पे जो है अशोक ने दोस्तों इसको कास्ट का स्तूप बनवाया था, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे जो चारों तरफ से जो रेलिंग लगी हुई थी कास्ट लकड़ी की हुआ करती थी, जो आने वाले समय में खराब हो गई। और जब यहाँ पे जो है शुंग वंश आता है दोस्तों उसी का जो मंत्री रहता है, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इस कास्ट की लकड़ी को हटा करके, ठीक है, पाषाण लकड़ी को बनवाया, पाषाण का जो है क्या करवाया था, रेलिंग बनवाई, ठीक है, सांची के स्तूप को। तो वर्तमान स्वरूप का जो है देखा जाता है वो पुष्यमित्र शुंग के समय का है, तो सांची के स्तूप। सांची के स्तूप की दोस्तों खोज किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सांची के स्तूप का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ दे क्या है दोस्तों, काकड़ाम, ठीक है, क्या है, काकड़ाम जो है इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? देखिए वही आ गया, काकड़ाम जो है दोस्तों वो क्या है? सांची स्तूप का जो है प्राचीन नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ भवनावशेष है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहाँ पे कौन सा ये जो एक तरफ से जो स्मारक है भवनावशेष है वो कहाँ से हमें मिले हैं? कौशाम्बी से हमें क्या मिला है? कुशीनगर से क्या मिला है? सारनाथ। देखिए सारनाथ से तो हमें धमेक स्तूप मिला है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा सारनाथ में दोस्तों। ठीक है, धमेक स्तूप है। श्रावस्ती की पहचान सहेत महल से की गई थी, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कौशाम्बी में दोस्तों ध्यान रखिएगा घोषिता राम जो है यहाँ पे कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी उदयन ने जो है घोषिता राम विहार दिया था दोस्तों। किसको दिया था? महात्मा बुद्ध जी को घोषिता राम विहार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कौशाम्बी में है। और कुशीनगर जहां पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वहां पे राणा भर स्तूप है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2314। 2314 है कहीं पे? हाँ जी है, बिल्कुल है, सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि जब अशोक ने क्या किया दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने, ठीक है, बौद्ध यहाँ पे जो है पहले की अगर बात करें दोस्तों, जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें ये बात की गई है अशोक जो कि पहले क्या करता था दोस्तों? आखेट और बिहार यानी कि शिकार पे निकलता था, विहार पे निकलता था। उसने क्या किया? इन सब को छोड़ करके, त्याग करके धम्म की यात्रा पे निकल गया। यानी कि एक तरीके से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने लगा, अच्छी भावनाओं का प्रचार प्रसार करने लगा, अच्छी बातों को बताने लगा और उसने धम्म यात्रा की शुरुआत की। धम्म यात्रा के क्रम में वो सबसे पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, टिपिकल क्वेश्चन है, तो जहर टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की बात करें दोस्तों तो अशोक जो है सबसे पहले लुम्बिनी जाता है जहां पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे 4 आ गया, देखिए ये दोनों तो निकाल दीजिएगा। ठीक है, लुम्बिनी जाता है। लुम्बिनी जाने के बाद दोस्तों वो कहाँ जाता है? लुम्बिनी जाने के बाद वो कपिल वस्तु जाता है। ठीक है, कपिल वस्तु में जाता है। ठीक है, लुम्बिनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया यहाँ पे ये। फिर उसके बाद गया जाता है वो, ठीक है, गया जहां, ठीक है, गया। फिर यहाँ पे फिर कहा जाता है दोस्तों? सारनाथ। ठीक है, पहले गया, बौद्ध गया में जहां पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सबसे पहले कहा जाते हैं? सारनाथ, जहां पे उन्होंने सबसे पहला उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को दिया। सारनाथ के बाद वो कहाँ जाते हैं दोस्तों? कुशीनगर जाते हैं। ठीक है, कुशीनगर। फिर श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जहां पे इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास बिताई। श्रावस्ती की बात करें दोस्तों, श्रावस्ती में ही इनके सर्वाधिक शिष्य बने। श्रावस्ती में सर्वाधिक उन्होंने अपना वर्षावास बिताया महात्मा बुद्ध जी ने। कुशीनगर में उनको क्या था? कुशीनगर मलगढ़ राज्य की राजधानी थी कुशीनगर। ठीक है, और कुशीनगर में उनको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, भाषा पूछ रहा है, लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन सी जो है प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था या फिर पाली भाषा का? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अशोक की जो शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी दोस्तों वो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, प्राकृतिक भाषा थी। और लिपि की बात किया जाए दोस्तों, लिपि कौन सी थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। पाली भाषा बौद्ध ग्रंथ में था। ठीक है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ जो था वो पाली भाषा में था। वैद्य था किसमें? यहाँ पे संस्कृत जो था, वेद जो लिखे गए थे संस्कृत में लिखे गए थे। चलिए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में? देखिए भारत में पाए गए जो प्राचीनतम शिलालेख है वो अशोक के हैं। और अभी हमने बात किया कि अशोक के जो शिलालेख पे जो लिखित भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई सारे भारत में बहुत सारी जगहों पे पाए गए, पाकिस्तान में है दोस्तों, अफगानिस्तान में भी जो है अशोक के जो है शिलालेख मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया जो है किया किसने किया? अक्षरों से किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पर किया गया है? प्रश्न ये है क्या लिख लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो है जो ब्राह्मी लिपि पर एक तरीके से किस पे जो है अभिलेख किस पर लिखा गया है सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा ये किस पर किया गया दोस्तों? पत्थरों की पट्टी पर किया गया। ठीक है, पत्थरों की पट्टी पर। और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इसे सबसे पहली बार जो है वो पढ़ा गया था। उद्वाचन जो किया गया था ये अशोक का अभिलेख था। ठीक है, अशोक का था ये, अशोक का था ये। और इसको पढ़ने का श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को जाता है। हमने ये भी आपको बताया था ना
न्यूमिस्मेटिक फादर ऑफ अर्थशास्त्र जिसको वो कहते हैं, ठीक है। मुद्रा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए प्रश्न आ गया, अशोक के जो शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था दोस्तों? बात करें तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिले हैं। उत्तर पश्चिम भाग की बात कर रहा है दोस्तों, पेशावर की बात कर रहा है, तो किसमें मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं, ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, ठीक है। खरोष्ठी लिपि में उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, उसी तरीके से खरोष्ठी लिपि होती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ये केवल 2 स्थानों से, ठीक है, 2 स्थानों से ही खरोष्ठी लिपि मिली है दोस्तों। कहाँ पे मिली है ये ध्यान रखिएगा। एक तो आपका शहबाजगढ़ी नाम है दोस्तों, क्या नाम है? शाहबाजगढ़ी है, ठीक है, शहबाजगढ़ी में। दूसरा देखा जाए तो मानसेहरा, ठीक है, क्या है दोस्तों? मानसेहरा, वहां से ये मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, कहां पे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये है अनुराधापुर। अनुराधापुर दोस्तों श्रीलंका में है, ठीक है, अनुराधापुर दोस्तों श्रीलंका में है, ठीक है। यहां से जो है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? अभी हमने बताया दोस्तों, खरोष्ठी लिपि जो है दोस्तों वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कि उर्दू लिखा जाता है वैसे ही खरोष्ठी लिपि होती है, जो कि दाएं से बाईं लिखी जाती है, ठीक है, दाईं से बाईं लिखी जाती है। अगला है, और आज का लास्ट है हमारा, कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है वो क्या है? अशोक को ज्यादातर अपने किस नाम से जाना जाता था अशोक को? तो अशोक का देखा जाए दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें हमें अशोक मिलता है, मास्की है, ठीक है, गुर्जरा, ये सब अभिलेख है जहां से हमें अशोक के नाम मिलते हैं। लेकिन बाकी जो है अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता है? देव नाम प्रियदर्शी की उपाधियों से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है, तो प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों ये था मौर्य साम्राज्य से संबंधित फर्स्ट पार्ट। अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने शासकों के बारे में बात किया। आने वाली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में, तो वो भी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ठीक है, रेगुलर क्लास में बने रहिए। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे